बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट, भैया बिजनेस का मतलब तो हम लोग को क्लियर हो चुका है। बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ चलता है। और एनवायरनमेंट यानी कि आसपास का वातावरण। जब हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म में क्या सोच रहा है, उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। दो कैपेबिलिटी पे वो ध्यान रखता है। पहला, द एबिलिटी टू प्रॉस्पर, वो ऊपर बढ़ते जाए, ग्रो करते जाए, बेहतर होते जाए। दूसरा, द एबिलिटी टू चेंज, वो वक्त के बदलते बदलते हुए वक्त के साथ खुद भी बदले, वो नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाए और कभी भी मार्केट से बाहर ना हो, चेंज होते रहे और प्रॉस्पर करते रहे। याद रहे, जो जो हम अंडरलाइन करेंगे दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्लीज अंडरलाइन करना जरूरी है। जैसे हम टिक मार रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो सब करना जरूरी है। चार्ल्स डार्विन, ये तुम लोग जानता होगा। डार्विनिज्म हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे कि मानव जाति का जन्म कैसे हुआ है। पहले वो आदि मानुष थे, फिर धीरे धीरे एप से वो किस तरीके से ह्यूमन बीइंग बने, ये उनका थ्योरी था। तो उनका एक कोट यहाँ पे लाकर रखा गया है। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। सिंपल वर्ड में इनका कहना है कि वो स्पीसीज, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करता है जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। वो सरवाइव करता है जो चेंज को रिस्पॉन्ड कर सके। अभी कोरोना वायरस के टाइम में एक चेंज का माहौल है, हम लोग को मास्क पहनना जरूरी है। तो जो लोग मास्क पहन रहे हैं और चेंज के साथ बदल रहे हैं, अपने बिजनेस को उस हिसाब से बदल रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, अपने हेल्थ का, हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, वो लोग आने वाले लॉन्ग टर्म में बहुत उसका इफेक्ट देखेंगे पॉजिटिव वे में। और जो लोग पिछले साल वो मेजर्स नहीं लिए थे, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम भुगतना पड़ा। जैसे कि कुछ ट्यूशन थे जो ऑफलाइन ही ऑपरेट हो रहे थे पिछले साल, जब एकदम हाइप पे पहुंचा था, तो वो लोग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। उनके जो स्टूडेंट्स थे, फैमिली मेंबर्स को हुआ कोरोना। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज दे वर नॉट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। इसी तरीके से हम लोग जानते हैं ओला और उबर के बारे में। तो उबर और ओला एक नया कॉन्सेप्ट लाया। वो लोग एडवर्टीजमेंट करना शुरू किया कि हम लोग हर राइड के बाद अपना गाड़ी को सैनिटाइज करते हैं, हम लोग का ड्राइवर काफी ज्यादा हाइजीनिक है, मास्क पहन के रखता है, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मास्क पहने। तो ये सब क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स टू चेंज। रिस्पॉन्स टू चेंज मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। बोला जाता है कि हर साल ऑलमोस्ट 5 करोड़ नए फर्म जन्म लेते हैं। और देखा जाए तो लगभग 1,37,000 पर डे का हिसाब आया। और यहीं पे 1,30,000 पर मरता भी है, बंद भी होता है। यानी कि देखो, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 के आसपास नए फर्म डेली बन रहे हैं, और इतने ही फर्म बंद भी हो रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। सो व्हाट इज द सीक्रेट कि ये जो फर्म से बंद हो जा रहे हैं? दे आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। हम लोग बार बार एक लाइन को पढ़ रहे हैं, नॉट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। टाटा ग्रुप के बारे में बात करते हैं। टाटा ग्रुप वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय दोराबजी टाटा। इंपॉर्टेंट है, 1907 में। तब काफी कम बिजनेस के साथ वो लोग स्टार्ट किए। और आज तुम लोग जानते हो टाटा का हर फील्ड में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आ रहा है, वेदर इट बी सनग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, घर का राशन का सामान, गाड़ी, एनीथिंग। दे ट्राइड एंड सक्सेसफुली अडेप्टेड टू चेंज। हम लोग से एग्जाम में पूछा गया 4 ऐसे कंपनी के बारे में जो चेंज के लिए अडेप्ट करते। पहला आया किंगफिशर, दूसरा आया लिंक, तीसरा आया टाटा, चौथा आया नन ऑफ द अबव। हम लोग हमेशा टाटा को चूज करेंगे क्योंकि किंगफिशर और लिंक ये दोनों बंद हो चुका है। मतलब टेक्निकली ये दोनों डूब चुका था, इंसॉल्वेंट हो चुका था। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जिसको अब चला रही है, इसका लिक्विडेशन हो चुका है। तो हम लोग को ये चीज का ध्यान रखना। अच्छा, आगे बात करते हैं। हर बिजनेस का अपना यूनिक एनवायरनमेंट होता है। हर बिजनेस का अपना यूनिक एनवायरनमेंट होता है। एक बिजनेस का एनवायरनमेंट कुछ और हो सकता है,
और दूसरा बिजनेस इन्वायरमेंट का बिजनेस का इन्वायरमेंट कुछ और हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का ट्यूशन के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है भैया, जहां हम लोग बैठ के क्लास करते हैं वो जगह। बट एट द सेम टाइम तुम्हारे पापा कहीं जॉब करते हैं, उनका बिजनेस इन्वायरमेंट उनका ऑफिस होगा। तुम्हारे जो स्कूल के टीचर्स है उनका बिजनेस इन्वायरमेंट उनका स्कूल है, उनका कलीग है, उनके स्टूडेंट्स हैं। तो सबका बिजनेस इन्वायरमेंट अलग होता है, सेम नहीं होता है। अभी अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन बिजनेस का, क्या ऑनलाइन बिजनेस का कॉन्सेप्ट आज से कुछ साल पहले तक था? नहीं भैया, वो तो अभी के टाइम पे इंटरनेट के रैपिड ग्रोथ के कारण आ रहा है। तो ऑनलाइन शॉपिंग का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो भी अलग होता है। एक होता है फिजिकल बिजनेस इन्वायरमेंट, एक होता है ऑनलाइन बिजनेस इन्वायरमेंट। दोनों हर कंपनीज का अलग होता है। ओके, अब आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सिंपल वर्ड में बोले, बिजनेस इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट्स ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर्स और कंडीशन that exert some degree of impact on the business decision, strategies and action taken by the firm। वो हर एक्सटर्नल फोर्सेस बिजनेस इन्वायरमेंट को इनिशियली हम लोग को सिखा रहा है कि बाहर से जो फोर्स लग रहा है बिजनेस के ऊपर, बाहर के जो फैक्टर्स हैं, बाहर के जो कंडीशंस हैं, जो एक बिजनेस का डिसीजन को, उसके स्ट्रैटेजी को, उसके एक्शन को इफेक्ट करता है, वो बिजनेस इन्वायरमेंट का हिस्सा है। आई एम रिपीटिंग, बाहर का फैक्टर्स जो बिजनेस के डिसीजन को इफेक्ट करे, वो बिजनेस इन्वायरमेंट का हिस्सा है। एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए तुमको क्या करना है? पहला आइडेंटिफाई, दूसरा अप्रेज, तीसरा रिस्पॉन्ड। आई एम रिपीटिंग, एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए तुमको तीन चीज करना है। बिजनेस इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। दूसरा अप्रेज करना है, ध्यान देना है उसको, उसके ऊपर मेहनत करना है। और तीसरा रिस्पॉन्ड करना है। वो अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग को स्टैग्नेंट नहीं रहना, हम लोग को रुके नहीं रहना, हम लोग को भी चेंज करना है, ताकि जो रिएक्शन हो वो पॉजिटिव हो। हम लोग को बिजनेस इन्वायरमेंट को तीन चीज करके पता चलता है। पहला क्या करके? आइडेंटिफाई, फिर अप्रेज, फिर रिस्पॉन्ड। क्या पता चलता है? कि बाहर में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है। अपॉर्चुनिटी बोले तो भैया मौका, अपॉर्चुनिटी बोले तो मौका, और थ्रेट बोले तो डर। एक कंपनी को क्या मौका है, क्या डर है, वो उसके अंदर देख के पता नहीं चलेगा, वो बाहर देख के पता चलेगा। बाहर क्या है भैया? एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब हम लोग क्या सीखे हैं भैया? बिजनेस इन्वायरमेंट। आई एम रिपीटिंग, एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट तीन चीज करते हैं, आइडेंटिफाई, अप्रेज, रिस्पॉन्ड। ये तीनों करने के बाद हम लोग को पता चलता है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, थ्रेट मतलब डर क्या क्या है। बिजनेस सिर्फ रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है हर बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को। उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है और अडेप्ट करना है। क्लूएक एंड जॉक ये जो है एक डेफिनेशन लेकर आए थे। द इन्वायरमेंट इंक्लूड फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म which can lead to opportunity or threat. Although there are many factors, the most important of the factors are socio-economic, टेक्नोलॉजिकल, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर है, सारा याद नहीं रखना है, ये पांच रखना है। सप्लायर जिससे माल लेते हैं, कस्टमर जिसको माल देते हैं, कंपटीटर जिससे कंपीट कर रहे हैं, क्रेडिटर जिससे उधार लिए हैं, और गवर्नमेंट जो लॉ बनाता है। आई एम रिपीटिंग, जिससे माल लेते हैं सप्लायर, जिसको माल देते हैं कस्टमर, जिससे कंपीट करते हैं कॉम्पिटिटर, जिससे उधार लेते हैं क्रेडिटर, और जो लॉ बनाता है गवर्नमेंट। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज मैसेज यू इन द चैट बॉक्स अगर तुम लोग को बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है क्लियर है। क्लियर नहीं है तो पूछो क्या डाउट है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है सबको क्लियर है तो यूं मैसेज करो। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगला मेन कॉन्सेप्ट में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेंसिल से लिख लो। CDMF, CDMF ये एक एक्रोनिम है जिससे हम लोग इसको याद करेंगे।
C for complex, D for dynamic, M for multifaceted, F for far reaching impact। चारों के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। चलो, पहला कॉम्प्लेक्स। क्या बिजनेस इन्वायरमेंट आसान चीज है? लेट्स थिंक अबाउट इट। नोकिया 3310, याद होगा नोकिया का सबसे पहला एक मॉडल जो छोटा सा होता था, स्नेक वाला गेम होता था उसमें। तो वो एक मॉडल जिसमें म्यूजिक नहीं था, साउंड था, ट्यून्स थे, कैमरा नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे वो पूरा सीन बदल चुका है। आज के टाइम पे एक फोन अलार्म का भी काम कर रहा है, क्लॉक का भी काम कर रहा है। गेम खेलने के लिए जो प्ले स्टेशन खरीदते थे उसका भी तुम पबजी मोबाइल में खेल लो। पीडीएफ रीडर्स का काम कर रहा है, बुक उसके कारण ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। म्यूजिक सिस्टम, वीडियो प्लेयर, क्या नहीं हो रहा है फोन के द्वारा। तो क्या बिजनेस इन्वायरमेंट समझना आसान है? बिल्कुल नहीं, वो कॉम्प्लेक्स है। उसको हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते कि हम लोग अपने बिजनेस को अच्छे से जानते हैं। नहीं, कब क्या चेंज हो कोई नहीं जानता। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और सारे फैक्टर्स, सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स को, इवेंट्स को, कंडीशन को समझना पॉसिबल नहीं है। तो पहला बात हम लोग सीखें, बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स होता है। उसको अगर पार्ट पार्ट में करके समझें, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन टोटलिटी। एक एक हिस्सा तुम समझ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग अभी देखना, कोई भी इंजीनियर बनता है और वो बेसिकली हार्डवेयर इंजीनियर होता है, तो वो लोग भी ना एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज होता है। तुम लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, तुम लोग एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज होगा, या तो अकाउंटेंसी, या तो टैक्सेशन, या तो ऑडिट, या तो लॉ। कोई एक फील्ड में तुम लोग सबसे बेस्ट होगा। क्या तुम लोग सब में बेस्ट हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, वो काफी कॉम्प्लेक्स चीज है। टोटालिटी में सब कुछ में बेस्ट होना मुश्किल है, पार्ट्स में बेस्ट हो सकता है। ओके, अगला बात डायनामिक। डायनामिक मतलब चेंजिंग। ये बात तो भैया आप जब से बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर स्टार्ट किए सुनाए जा रहे हैं हम लोग, चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है। वो नोकिया 3310 से आज के टाइम पे एंड्रॉइड का जो सफर है स्क्रीन टच मोबाइल्स का, ये चेंज होकर ही तो हुआ है। तो ये फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता कोई भी बिजनेस। ठीक है। थर्ड, मल्टी फेस्टेड। बिजनेस का ना एक चेहरा नहीं होता, हर बिजनेस का अलग अलग चेहरा होता है। ठीक है। तुम लोग सुना होगा एलसीडी, एलसीडी से बना एलईडी, फिर आया 3D, फिर आ रहा है कर्व। अलग अलग टाइप का एलईडी टीवीज आ रहा है मार्केट में, टेलीविजन आ रहे हैं। तो क्या एक फेस है उसका एक चेंज होगा? नहीं, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के परसेप्शन पे। आई एम रिपीटिंग कि कितना फेसेस है बिजनेस का, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के परसेप्शन पे। ऑब्जर्वर यानी कि जो बिजनेस को परख रहा है, वो किस नजरिए से परख रहा है, इस पे डिपेंड करता है। डेवलपमेंट होता है, डिपेंड करता है डेवलपमेंट कौन कर रहा है, नजरिया कैसा। चलो चलो हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस आया, तो जो टीचर्स काफी ज्यादा एजेड है, जो टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, उनके लिए वो क्या है भैया, ये थ्रेट है। क्यों? ट्यूशन बंद हो गया, वो लोग कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकते। बट जो टीचर्स यंग है, जो टेक्नो फ्रेंडली है, उनके लिए क्या है भैया, अपॉर्चुनिटी है। अब वो घर बैठे बैठे ऑल ओवर इंडिया किसी को भी पढ़ा सकते हैं। तो हो सकता है कोई एक नजरिया, कोई एक परखने वाला उसको थ्रेट के नजर से देखे, लेकिन उसी कंडीशन को दूसरा इंसान अपॉर्चुनिटी की नजर से देखे। इसका मतलब होता है मल्टी फेस्टेड। ठीक है। एंड फोर्थ, फार रीचिंग इम्पैक्ट। बिजनेस का जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है। आज के टाइम पे अगर कोविड आया है, तो भले ही कोविड आने वाले एक साल में गायब हो जाए, बट इसका जो इम्पैक्ट है ये लंबे समय तक रहेगा। इसका क्या इम्पैक्ट है भैया? कैसा इम्पैक्ट है कोविड का? तुम ही सोचो कैसा इम्पैक्ट है। पिछले साल से टूरिज्म इंडस्ट्री का हालत खराब है, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हालत खराब है, एडुकेशन इंडस्ट्री को छोड़ दो। तो ये सारा इम्पैक्ट शुरुआत कब हुआ था? मार्च 2020। आज लगभग एक साल से ऊपर हो गया, क्या वो काम रुका? नहीं। ठीक है। तो जो आपका एक्शन होता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लंबा होता है। ठीक है। So these are the four things I'm repeating once again. CMDF. C for complex. समझना आसान नहीं है. It is easier to understand in part, but difficult to grasp in totality. जो अंडरलाइन किए हैं अंदर में वो याद करने का है। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग। मल्टीफेस्टेड का हर ऑब्जर्वर का अलग परसेप्शन है, कोई थ्रेट समझेगा, कोई अपॉर्चुनिटी समझेगा। और फार रीचिंग इम्पैक्ट का मतलब है जो भी आपका एक्शन है उसका जो इम्पैक्ट है वो लंबे समय तक रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक सबको क्लियर है? मैसेज में यो करूं?
ओके, हाँ ठीक, गुड। ठीक है, आगे बढ़ो। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें 5 पॉइंट है। ऊपर कितना पॉइंट था भैया? कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 पॉइंट था। यहाँ पे कितना पॉइंट है? 5 पॉइंट है। 5 इंपॉर्टेंस का हम लोग को सीखना है, याद करना है, दैट्स इट। ओके, चलो डील करते हैं पांचों से। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, चलो हम इसको ना याद कर, हम लोग पहले इसको रीड करते हैं, फिर इसको याद करेंगे। पहला, बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सटर्नल होता है। बाहर के दुनिया को देखकर हम मौका और डर को पहचान सकते हैं। हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग द लाइन वंस अगेन। बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर देख के हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, यानी कि क्या मौका है मेरे पास और क्या डर है मेरे को बाहर से, ये जान सकते हैं। अगर हम मौका को जानेंगे तो हम उसको ग्रैब कर पाएंगे। जैसे हम देखेंगे मौका है, हम दौड़ेंगे उसके पीछे कि यार ये मौका मेरे को पाना है। जैसे ही देखेंगे डर है, हम एक स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे कि इससे कैसे बचे। ये सब करके, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके, थ्रेट से डिफेंस लेकर, हम लोग देखो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके, थ्रेट से डिफेंस लेकर हम लोग ग्रोथ करते हैं, बेहतर होते जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जब बेहतर होना है तो क्या हम एक बार याद करके छोड़ देंगे हो जाएगा? नहीं, कंटिन्यूअसली लर्न करना है। आज तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी करोगे, एक बार सीए करोगे हो जाएगा? नहीं, अमेंडमेंट आएंगे, टाइम टू टाइम लॉ चेंज होगा, तुम लोग को कंटिन्यूअसली लर्न करते रहना होगा ताकि तुम बेहतर रहो। ये कब होगा? जब तुम बाहर देखोगे फैक्टर्स। देखो ऊपर क्या क्या था, तुम अपने कंपटीटर को देखोगे कि यार हम भी एक सीए हैं, ये भी एक सीए है, ये ज्यादा नॉलेज, लेटेस्ट नॉलेज रखा है, हमको भी रखना होगा। अपॉर्चुनिटी भी है कि नया जीएसटी आया, चलो नया मौका है। डर भी है कि अरे यार जीएसटी आया, होगा कि नहीं। हम लोग इस चीज को पॉजिटिव देखेंगे, अपॉर्चुनिटी समझ के आगे बढ़ेंगे तो ग्रो करेंगे। ग्रो करने के लिए कंटिन्यूअसली लर्न करना जरूरी है। अगर हम लोग कंटिन्यूअसली लर्न करते हुए ग्रो करेंगे तो क्या होगा भैया? हम लोग का रेप्यूटेशन अच्छा होगा, इमेज बिल्ड होगा। जैसे कि बहुत सारे कंपनीज क्या होता है, देखता है कि पावर का शॉर्टेज हो रहा है, तो वो लोग सीपीपी यानी कि कैप्टिव पावर प्लांट अपने फैक्ट्री में बैठा देता है। ठीक है। ये क्या है भैया? सिंपली पावर का कमी हुआ, हम सीपीपी से लाइन जोड़ेंगे, हमको पावर मिल जाएगा। ये सबसे बेटर इमेज होता है, और इमेज के कारण हम लोग कंपटीशन से और अच्छे से लड़ पाते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। आई एम रिपीटिंग द होल सेंटेंस वंस अगेन, जिससे तुम लोग को याद होगा। मेरे साथ घर में पहले हम बोलेंगे, फिर तुम लोग बोल के रिपीट करेगा नेक्स्ट बार। फर्स्ट टाइम मेरे को बोलने दो। बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सटर्नल फैक्टर का होता है। एक्सटर्नल फैक्टर से अपॉर्चुनिटी थ्रेट मिलता है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट यानी कि मौका और डर, दोनों को देखते हुए हम लोग ग्रो करते हैं। ग्रो करने के लिए कंटिन्यूअसली लर्न करना जरूरी है। ये अगर कंटिन्यूअसली लर्न करके ग्रो करेंगे तो हम लोग का बेटर रेप्यूटेशन, इमेज बिल्डिंग होगा, और ये सब के कारण हम लोग कंपटीशन को अच्छे से मीट करेंगे। चलो अब सबको घर पे साथ में रिपीट करेगा। बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सटर्नल है, इससे हम लोग अपॉर्चुनिटी और थ्रेट डिटरमाइन करते हैं। वो डिटरमाइन करके हम लोग का ग्रोथ होता है। ग्रोथ करने के लिए कंटिन्यूअसली लर्न करना जरूरी है। कंटिन्यूअसली लर्न करेंगे, बेटर इमेज क्रिएट होगा। बेटर इमेज क्रिएट होगा, कॉम्पिटिटर से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। ठीक है। अब फटाफट चैट में बताओ बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस को लेके किसी को डाउट? अगर डाउट नहीं तो यो मैसेज करो। हम्म।
ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। भैया बिजनेस इन्वायरमेंट अभी तक आप हमको सिखाएं कि हम लोग के बाहर होता है। अब हमको ये जानना है भैया कि बिजनेस इन्वायरमेंट और बिजनेस का रिश्ता क्या है। बिजनेस का अपने इन्वायरमेंट से रिश्ता क्या है, क्या करता है ये अपने इन्वायरमेंट के साथ। तीन चीज करता है: एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। बिजनेस और इन्वायरमेंट का रिश्ता कैसा है? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस एंड इन्वायरमेंट? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तीन चीज, तीन काम है इनके रिश्ते के बीच में। पहला एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस, दूसरा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, तीसरा एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। ठीक है, अब हम लोग ना एक एक करके डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस, सॉरी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपल सिंपल, हम लोग अगर मोमोज का ठेला खोले, हम लोग तो कितना बार मोमोज का ठेला खोले, बड़ा दुकान बनाए ठेला से, तो हमको सिंपली सोच के बताओ कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हम लोग कैसे करेंगे। भैया सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कॉम्पिटिटर कहाँ पे है, कहाँ पे ज्यादा भीड़ है, कहाँ पे लोग मोमोज पसंद करते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद हम लोग मार्केट में इंफॉर्मेशन देंगे भी, हमारा मोमोज नॉर्मल वेज मोमोज, नॉन वेज मोमोज, चिकन मोमोज, ये मोमो वो मोमो, पूरा इन्फॉर्मेशन दिए। भैया मेरे को बिजनेस खड़ा करने के लिए पहले ज्ञान लेना पड़ा, फिर मार्केट में एडवर्टीजमेंट के तौर पे ज्ञान देना पड़ा। दिस इज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन विद द एनवायरनमेंट, है ना। दिस इज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम ज्ञान लिए कि मेरा कॉम्पिटिटर किस रेट में बेच रहा है, फिर हम ज्ञान दिए कि हम उससे कम रेट देंगे। हम ज्ञान लिए मेरा कॉम्पिटिटर प्लास्टिक का प्लेट में दे रहा है, और हम ज्ञान दे रहे हैं मार्केट में कि मेरे पास शीशा वाला फाइबर वाला प्लेट है। हम ज्ञान लिए कि लोग खड़ा होकर मोमोज खा रहे हैं मेरा कॉम्पिटिटर के पास, और हम वापस बता रहे हैं दुनिया को कि मेरे पास बैठने का जगह है, आओ मेरे पास खाओ। ये हुआ ना एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या किए पहले भैया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्कैन किए, उनका बिहेवियर को देखे, चेंजेस को देखे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देखे, और फिर उसका इस्तेमाल किए प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में एंड कंट्रोल पर्पस के लिए। आई एम रिपीटिंग द एंटायर थिंग वंस अगेन। ऑर्गेनाइजेशन को स्कैन करना पड़ता है अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, स्कैन करके वो क्या करता है, प्लान करता है, डिसीजन लेता है, कंट्रोल करने के लिए कैसे क्या करना है, स्ट्रैटेजी बनाता है। सिंपल वर्ड में भैया ये पूरा एज इट इज याद करना है नहीं, दिमाग में रखना है। ये अपने आप आएगा जब तुम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेगा, अपने आप आंसर आएगा, बस बार बार रीड करते जाना है जैसे हम रीड करते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन जनरेशन इज वन वे टू गेट ओवर प्रॉब्लम। अनसर्टेनिटी होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होता है। बिजनेस सर्टेन है क्या? कोई सोचा था कोविड आएगा? कोई सोचा था हम लोग ऐसे दूर दूर बैठ के पढ़ रहे होंगे? नहीं, अनसर्टेन है, बट फिर भी इंफॉर्मेशन लेकर हम लोग उसको कम से कम कर सकते हैं। जैसे ये अनसर्टेनिटी था कि अब हम लोग को जैसे थाना से ऑर्डर आया कि भाई आप लोग जो है अपना क्लासेस को घर पे करो, हम लोग आपको आने नहीं देंगे, ऊपर से ऑर्डर आया। तो हम लोग प्रिपेयर्ड थे, क्यों? हम लोग के पास इंफॉर्मेशन था भैया, स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन था, जूम कैसे ऑपरेट करते हैं, टीचर से ऑनलाइन डाउट कैसे पूछते हैं, हमारे पास तरीका था कि कैसे तुम लोग को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। तो ये सारा चीज कैसे हुआ? ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करता है अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्केट के कंडीशन के बारे में, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बारे में, सोशल फैक्टर क्या है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या है, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, पॉलिटिकल पॉलिसी क्या है, लीगल रूल क्या नया आया है, वगैरह वगैरह। याद रहे, बोथ करेंट एंड प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अभी का इंफॉर्मेशन है ये भी जरूरी है, और प्रोजेक्टेड कि मेरे को ऐसा लगता है, ये इंफॉर्मेशन भी जरूरी है। बोथ करेंट एंड प्रोजेक्टेड इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके। अच्छा, सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करता है, मार्केट में इंफॉर्मेशन छोड़ता भी है, एडवर्टीजमेंट के तौर पे कितना बार छोड़ता है। ठीक है, so not they the business not only gather information but also releases information। कभी होता है ये लोग वॉलंटरीली रिलीज करेगा जानबूझकर, कभी गलती से हो जाता है, कभी लीगली करता है, कभी इलीगली करता है, वो बात की बात है। तो भैया हम लोग को क्लियर हो गया
अच्छा, एक लाइन काफी जरूरी है, एनी डाटा हैविंग कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज इंफॉर्मेशन। तुम लोग आज हम एक टर्म के बारे में बताते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग। एक कंपनी के अंदर में क्या हो रहा है उसका अगर मैटर तुमको पता चल जाए, और तुम वही बात अपने कॉम्पिटिटर को बताओ, तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुमको करोड़ों रुपया दे। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला अपना क्या फ्लेवर डालता था, ये उसका एक एम्प्लॉय गया पेप्सी वाला के पास, बोला हम तुमको बताएंगे। पेप्सी का जो एथिक्स था काफी मजबूत था, उसका मॉरल वैल्यूज काफी मजबूत था। वो ये बात कोका कोला का बता दिया और उस आदमी को जेल भी हुआ, क्योंकि वो पैसा के बदले में ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था। बट हम लोग को भैया ये चीज क्लियर हो गया कि एनी डाटा हैविंग कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज इंफॉर्मेशन। अच्छा, गवर्नमेंट लॉ फॉर न्यू व्हीकल इंजन नॉर्म इज डेटा फॉर बिस्किट मैन्युफैक्चर। अभी हम बिस्किट बनाते हैं, ठीक है, मेरे को क्या मतलब BS4 और BS6 से, मेरे को तो बिस्किट मैन्युफैक्चर को लेकर कोई रूल आएगा तो उससे मतलब है। मेरे लिए वो डाटा है, डाटा यानी कि जिसका मेरे को यूज नहीं है, बस वो नंबर्स है मेरे लिए। इंफॉर्मेशन जिसका हमको यूज है। डाटा व्हेन प्रोसेस बिकम्स इंफॉर्मेशन, आई एम रिपीटिंग द लाइन। डाटा को जब प्रोसेस करते हैं और वो मेरे इस्तेमाल में आ सके तब वो इंफॉर्मेशन बनता है। डाटा इज स्मॉलर देन इंफॉर्मेशन, डाटा उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसे बनेगा, डाटा को जमा करके और देख के कि मेरे इस्तेमाल में हो रहा है कि नहीं। तो भैया एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में सीखे, हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं और हम लोग मार्केट में इंफॉर्मेशन देते भी हैं। अब सेकंड में आते हैं, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस। 5M हर बिजनेस में इसका जरूरत है, मैन, मनी, मेथड, मशीन, मटीरियल। अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट। MCQ दिया 5M, जो 5M है उसका पांचों का कॉम्बिनेशन दिया, उसमें से एक कॉम्बिनेशन सही होगा, तो पांचों चीज याद रखना है। हर ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग रिसोर्स का जरूरत है। सारा रिसोर्स को हम लोग 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। या तो उसको लोग चाहिए कि काम कर सके, या फिर उसको लोग चाहिए जिसको हम सामान बेच सकें, तो मैन। उसको पैसा चाहिए कि वो सामान खरीद सके, उसको पैसा चाहिए सामान बेचने के बाद, मनी। उसको एक तरीका चाहिए कि वो अपना काम कैसे करेगा, कैसे वो अपने लोगों को हैंडल करेगा, कैसे वो एडवर्टीजमेंट करेगा, मेथड। वो सामान बनाएगा कैसे, आप तक पहुंचाएगा कैसे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, मशीन। और सामान बनाने के लिए मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल का तो जरूरत है ही। ये होता है 5M, रिपीट विथ मी, मैन, मनी, मेथड, मशीन, मटेरियल। ये 5 चीज का जरूरत हर बिजनेस को है। कुछ बिजनेस ये लेता है और साथ ही साथ देता भी है। आज हम लोग के ऑफिस में मानो साफ सफाई करने वाली दीदी आती हैं, एक मैनेजमेंट के लिए हम लोग काका जी को रखे हैं जो सारा मैनेजमेंट देखते हैं, सारा टेक्निकल काम हम देखते हैं, सारा फाइनेंशियल काम मैम देखती है। ये हम लोग हुए मैन। मनी भी है, तुम लोग फीस देता है, हम लोग लेते हैं। हम लोग को तुम लोग जो बैठता है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग इन्वायरमेंट को पे कर रहे हैं। मेथड है जिस तरीके से तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। मशीन है जो चीज का इस्तेमाल कर रहा है, लैपटॉप, पेन टैब, इंटरनेट। और मटेरियल है वो इंफॉर्मेशन, ये जो PDF है, ये जो बुक है, ये मटेरियल है। तो हर बिजनेस का ये हिसाब किताब है भाई। 5M हर बिजनेस में होगा ही होगा, दैट्स इट। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट में, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर। इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज तो क्लियर है भैया, इन्फ्लुएंस एंड पावर का क्या किस्सा है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा पावर होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक कमांड होता है रिसोर्सेज के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर में जो एक्सटर्नल है, मानो तुम्हारा कंपटीटर जो है वो तुमसे ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद के स्टॉक कर लिया, अब तुम फंस गया, फंस गया ना तुम तो। अब तुम कहां से खरीदेगा, मार्केट से, तो वो स्टॉक आउट कर लिया, होर्डिंग कर लिया, भैया इलीगल है, दैट डजंट मैटर। मानो तुमको 10 kg आलू का जरूरत है, तुम्हारा कुछ आलू चिप्स बनाता है तुम, तेरा कॉम्पिटिटर मार्केट का सारा आलू उठा लिया, अब तुम क्या करेगा, फंस गया तुम। पावर बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी बिजनेस में, ठीक है। पावर के कारण तुमको मिलेगा रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंसेंटिव, रिवॉर्ड। क्या क्या मिलेगा, रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंसेंटिव, रिवॉर्ड। हाँ, तो साथ ही साथ तुमको और क्या मिलेगा, कंस्ट्रेंट, थ्रेट, रेस्ट्रिक्शन। या तो तुमको मौका मिलेगा, रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा, या फिर टेंशन मिलेगा, दिक्कत होगा।
पावर इन्फ्लुएंस का यही काम होता है, दैट्स इट। हो सकता है वो पावर में हो सकता है वो किसी और के पावर के अंडर में हो, इसीलिए पावर का लेन देन भी यहाँ पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग को याद होगा बीच में मैगी को लेके काफी ज्यादा बात उठा था। उस टाइम पावर में कौन आया? पतंजलि। पतंजलि नूडल्स के पावर में आते ही क्या वो सिर्फ नूडल्स के मार्केट में रहा? नहीं, वो एफएमसीजी प्रोडक्ट, शैम्पू, डाबर का जैसे तेल है तो वो तेल, गोदरेज का अलग अलग हेयर कलर्स आता है तो हेयर कलर, हर मार्केट में वो अक्वायर करने लगा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के नाम से। तो वो पावर का इस्तेमाल किया अपना। वो क्या किया? वो कॉम्पिटिटर से, मार्केट से इंफॉर्मेशन लिया और एडवर्टीजमेंट के जरिए वो बाकी इंफॉर्मेशन हम लोग तक पहुंचाया। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि तीन काम, रिश्ता बिजनेस और एनवायरनमेंट का तीन चीज का होता है, एक्सचेंज ऑफ पावर, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर है? फटाफट यो मैसेज करो। भैया हम्म। इन्फ्लुएंस एंड पावर फिर से बताइए ना एक बार। इन्फ्लुएंस एंड पावर, देखो इन्फ्लुएंस मतलब तुम कैसे इन्फ्लुएंस होता है, हम लोग पढ़े हैं, याद है अनड्यू इन्फ्लुएंस, CUFMM लॉ में। तो उसमें क्या था भैया, कोई सुपीरियर हम लोग को इन्फ्लुएंस कर देता था, हम लोग को बहका देता था। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर है कि वो लोगों को बहका सके, ठीक है। जैसे कि एड में तुम लोग को दिखाता है कैसे डीओ लगाने से क्या होता है, पूरा भीड़ हो जाता है ऑपोजिट जेंडर के लोगों का आसपास में। लड़की का डीओ का भी अपना एडवर्टीजमेंट है, लड़का का डीओ का भी अपना एडवर्टीजमेंट है। ये तुमको इन्फ्लुएंस करने के लिए तुमको दिखाया जाता है कि किस तरीके से पेप्सी, कोका कोला, ये सब जो भी ड्रिंक्स है ये तुमको एनर्जी देती है। सलमान खान पेप्सी पी रहा है, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, धोनी, ये सब ऐड कर, ये तुमको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तुमको क्या लगता है ये अपने पर्सनल लाइफ में ये सब खाते होंगे जंक फूड? बिल्कुल नहीं। तो ये सब इन्फ्लुएंस करने का पावर किसके हाथ में है? उनके हाथ में। कौन दिया? हम लोग दिए, ठीक है। हम लोग के पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसलिए हम लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब तुम सोचो ऐसे ही और भी कंपनीज इन्फ्लुएंस होता होगा ना, दूसरा कंपनी से, दूसरा कंपटीटर से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानो लक्स जो है, एक साबुन है विवेल करके, विवेल एक कॉन्सेप्ट लाया कि हम लोग अपने साबुन से गोरापन गारंटी दे रहे हैं। लक्स भी ले आया वही कॉन्सेप्ट, तो इन्फ्लुएंस हुआ ना दूसरा से। और पावर भी होता है बहुत सारे इनका मार्केट में। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैगी है, मैगी का बहुत भयानक पावर है मार्केट में। मैगी के जाने से यीपी, पतंजलि, ये छोटा मोटा जितना भी कंपनीज है, सबका वाई वाई ये सबका लॉटरी लग गया था। बट वो मार्केट में वापस आया, पावर वापस ग्रैब ग्रैब कर लिया। तो ये होता है इन्फ्लुएंस एंड पावर, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू इट्स भैया ये इन्वायरमेंट। वाला न्यू बुक में से टॉपिक नहीं है ये वाला, कौन सा? यही वाला न्यू बुक में। न्यू बुक में नहीं है? एक सेकंड रुको। सिंपल बात कि भैया इन्वायरमेंट जो है वो बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। बहुत सारा चीज है, देखो यहाँ पे हम लोग ना एक चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेयरी मिल्क, जब हम लोग छोटे थे, हम लोग नोटिस किए होंगे बहुत बार हम लोग को डेयरी मिल्क पिघला हुआ मिलता था, जो नॉर्मल घर के आसपास दुकान में जाते थे, पिघला हुआ मिलता था। तो उसमें क्या होता था, कीड़ा भी होता था। अब इसके कारण जो कैडबरी है, जो डेयरी मिल्क बनाता है, उसका रेप्यूटेशन डाउन होने लगा, उसको बुरा चॉकलेट मानने लगा। पेरेंट्स उसको नहीं देना चाहते थे अपने बच्चों को क्योंकि उसमें कीड़ा निकलने लगा। कैडबरी क्या की? कैडबरी मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदर किया, ये जानने का कोशिश किया कि मेरा सेल गिर क्यों रहा है। उसको कंप्लेन मिला, वो सारा कंप्लेन को एड्रेस किया, समझा, ठीक है, कि मेरा क्वालिटी खराब है इसलिए मेरा सेल्स गिरता है। क्यों खराब है? क्योंकि हम जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम उसको ठंडा नहीं रख पा रहे, हम जब रिटेलर को दे रहे हैं वो उसको ठंडा नहीं रख पा रहा, उसके कारण वो पिघल रहा है, उसमें कीड़ा हो रहा है। इसके लिए वो क्या किया, हर किसी को सुंदर सा, देखो ये छोटा छोटा तुम लोग बॉक्स देखेगा आजकल हर दुकान में, हर किसी को ये बॉक्स देना शुरू कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री, पैसा नहीं लेगा इसका, ठीक है, ये वाला बॉक्स, ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा रहे, फ्रेश रहे, ठीक है। वोल्टास, ये भी एक कंपनी है, इसके साथ मिलकर वो ये वाला प्रोडक्ट बनाया और
सबको देना, फाइनल कंज्यूमर जहां पे भी मतलब रिटेल सेल होता है उनको देना शुरू कर दिया। तो ये एक टाइप का फाइट बैक था, ये बिजनेस का रिस्पॉन्स था इन्वायरमेंट को लेकर, बिजनेस का रिस्पॉन्स था। देखो कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट डू नॉट फंक्शन इन एन आइसोलेटेड वैक्यूम। वो लोग, ऐसा नहीं है कि बस वो बिजनेस है उसके आसपास कुछ नहीं है वो बस काम कर रहा है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं। हर बिजनेस डिपेंडेंट है बाहर में, बाहर के लोगों पे, बाहर के एलिमेंट्स पे। तो हर बिजनेस को जरूरी है कि वो तीन चीज करे, क्या क्या ऊपर भी पढ़े हैं, आइडेंटिफाई, अप्रेज, रिस्पॉन्ड, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को, अलग अलग थ्रेट्स को। ठीक है, इसी के साथ हम लोग जो कैडबरी वाला तुमको एग्जांपल बताएं उससे तुम लोग क्या क्या सीखा। पहला चीज कि अगर मेरा कस्टमर हमको कंप्लेन कर रहा है तो हमको क्या करना है भैया, रिस्पेक्ट करना है उस कंप्लेंट का। दूसरा कि किस तरीके से, टाइम कम था, अगर कैडबरी विद इन द लिमिटेड टाइम खुद को चेंज नहीं करेगा, खुद का पैकेजिंग को चेंज नहीं करेगा, हो सकता है वो बंद हो जाए, बट वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में खुद को चेंज किया। वो कंपनी के एम्प्लॉयज का उस टाइम मोरल हाई रखा, जब हर जगह कैडबरी को गाली बका जा रहा था तब भी वो उसका मोरल हाई रखा, एम्प्लॉयज को छोड़ने नहीं दिया। और जब वो फाइट बैक किया तब वो एक अच्छा एड बनाया। सेम चीज हुआ मैगी के साथ, नेस्ले का मैगी के साथ, उसको बदनाम किया गया, फॉल्ट था कुछ जो भी था, वो फाइट बैक किया। तो ये हम लोग सीखे किस तरीके से बिजनेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस फंक्शंस एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनवायरनमेंट। द इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, फिजिकल, financial and other related resources are drawn from the environment. बिजनेस इन्वायरमेंट से ही लोगों को लिया जाता है, पैसा लिया जाता है, मशीन वगैरह लिया जाता है, मटेरियल वगैरह लिया जाता है, सब हम लोग अपना इन्वायरमेंट से लेते हैं। हम लोग ये रिसोर्सेज को लेते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं और फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, इनपुट लिए, प्रोसेस किए, आउटपुट दिए। ये पूरा प्रोसेस होता है कि नहीं इन्वायरमेंट का। इनपुट हम लोग लिए किससे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, प्रोसेस क्या किए, वो जो इनपुट लिए हैं, और लास्ट में प्रोडक्ट बना के कहाँ दे रहे हैं, एक्सटर्नल। ये जो प्रोसेस होता है ना, इसी में हम लोग के पास मौका है कि इस स्टेप से इस स्टेप में जो पहुंच रहे हैं, प्रोसेस से आउटपुट वाला स्टेप में जो पहुंच रहे हैं, उस दौरान हम लोग कुछ सरप्लस क्रिएट करें। सरप्लस मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा हो सकता है, तुम एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है, तुम अपना रेपुटेशन, अपना पब्लिक इमेज को बेहतर कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। बस प्रोसेस से जो आउटपुट का सफर है उस बीच में ये क्रिएशन होना जरूरी है। ओके, हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इनपुट का इस्तेमाल करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग का ट्यूशन है, कोचिंग सेंटर है, इसका क्या काम है, लिटरेट पीपल प्रोड्यूस करना, एडुकेटेड प्रोफेशनल्स मार्केट में प्रोड्यूस करना। ठीक है, उसी तरीके से हॉस्पिटल का क्या काम है भैया, हेल्दी लोग को प्रोड्यूस करना। एडुकेशन लिटरेट पीपल बनाता है, हॉस्पिटल हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज देता है। हर किसी का अपना अलग इनपुट होता है, अलग आउटपुट होता है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ये प्रॉपर लाइन कि एवरी बिजनेस हैज डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब हम लोग एक फ्रेमवर्क के बारे में जानने वाले हैं जिससे हम लोग को एनवायरनमेंट को समझने में आसानी होगा। ठीक है, फर्स्टली इनिशियल व्यू लो कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक है या फिर डायनामिक है, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी चेंज होता है या फिर बहुत लंबा समय तक सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी से यू, जो हम लोग का पूजा वाला इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हर घर में पूजा होता है। अभी पूजा होने के लिए देखो किस तरीके से चेंज हो रहा है, बहुत लंबा समय लगा चेंज होने में। पहले क्या होता था, हर चीज घर में बनता था, हमारे जो पेरेंट्स है वो लोग बनाते थे। अब हर चीज मार्केट में रेडीमेड मिल रहा है, तुमको जाना है, परचेज करना है, घर में लाके पूजा करना है, दैट्स इट। तो ये एक देखे तो एक चेंज है ना इन्वायरमेंट में। ये हम लोग कैसे समझे भैया, एनालिसिस करके, मार्केट को स्कैन करके। तुम जानो कि वो स्टैटिक है कि चेंज होते रहता है, चेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, वो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, ताकि तुम अच्छे से उसका एनालिसिस कर सको। एनालिसिस करने के बाद पहला स्टेप है भैया इनिशियल व्यू लेना, एनालिसिस करना। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, ऑडिट करो इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस, आइडेंटिफाई करो कि अलग अलग फैक्टर्स तुमको कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, कॉम्पिटिटर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, सप्लायर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, कितना पावर है उनका तुम्हारे ऊपर। और जो लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप, उसमें एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन ऑफ द इमीडिएट इन्वायरमेंट। इस चीज का ध्यान रखो
कि जो तुम्हारा एकदम इमीडिएट इन्वायरमेंट, जैसे तुम्हारा कंपटीटर, सप्लायर, कस्टमर, ये लोग है, ये लोग कोई भी एक्शन लेता हम लोग तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कस्टमर किसी बात से उसको प्रॉब्लम, ठीक है, हम लोग का मोमोज का दुकान था। अभी मेरा कस्टमर बोला कि जो मोमोज का चटनी है वो काफी तीखा लगता है उनको। तो हम लोग कुछ ना कुछ बेटर ऑप्शन रखते हैं, हम लोग चॉकलेट रखते हैं, अगर तीखा लग रहा है तो एक चॉकलेट देते हैं। ये एक अच्छा इमेज क्रिएट किया। ये कब हुआ भैया? पहले हम लोग एनालाइज किए कि कोई भी कस्टमर को मिर्ची लग सकता है, फिर हम लोग ऑडिट किए कि मिर्ची लगने के बाद उनको मीठा देंगे तो बेहतर होगा, फिर हम लोग एक्शन लिए। ये 3 तरीका होता है, पहला एनालिसिस, दूसरा ऑडिटिंग, तीसरा एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन यानी कि एक्शन लेना। फ्रेमवर्क जो है इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस का, तुम लोगों को क्लियर हुआ ये पॉइंट? तीनों एक्शन क्लियर हुआ? भैया बिजनेस फंक्शन एज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? बिजनेस फंक्शन एज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनवायरनमेंट ऊपर में। बिजनेस, देखो यहाँ पे जो है बिजनेस फंक्शन एज पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनवायरनमेंट का सिंपल मतलब है कि एक बिजनेस जो काम कर रहा है वो तो सिर्फ एक हिस्सा है बहुत बड़े इन्वायरमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हॉस्पिटल का बात कर रहे थे, उसका तो सिर्फ काम है मेडिकल सर्विस देना। क्या एक हॉस्पिटल के हाथ में है कि वो पूरा देश को बेहतर कर सके? नहीं, वो सिर्फ एक ब्रॉडर इन्वायरमेंट का, एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट का हिस्सा है। ये इन्वायरमेंट है तो बिजनेस फंक्शन तो सिर्फ हिस्सा है, बाकी इन्वायरमेंट में और भी चीज है जो उसको इफेक्ट करता है। ओके, सब कोई देख लो फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस, और चैट में लिखो यो अगर क्लियर है तो। कोई डाउट है तो पूछो। सो गया क्या तुम लोग पढ़ते पढ़ते? हम्म, ठीक, गुड। चलो हम लोग ना एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। रियलिटी बाइट, मानो तुम अभी तुरंत कोका कोला ज्वाइन किया है एज अ मैनेजर, ठीक है, तुम कोई भी चीज का मैनेजर बना वहां पे। तुम्हारा पहला असाइनमेंट है माइंड मैप प्रिपेयर करना, एक ऐसा डायग्राम प्रिपेयर करना जिसमें हर फैक्टर, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, कोका कोला को जो इफेक्ट कर रहा है उसके बारे में लिखा हुआ हो। पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, उसके बारे में लिखा हुआ होना जरूरी है। तो माइंड मैप क्या होता है भैया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है माइंड मैप, जिससे हम लोग को याद करने में आसानी हो। तुम लोग को हम माइंड मैप बनाना सिखाए भी हैं एक क्लास में, एक क्लास हम लोग जो स्पेशली पूरा ये लर्निंग टेक्निक्स के ऊपर डिवोट किए थे। तो ये है माइंड मैप। अब कोका कोला, इसका इंटरनल एक्सटर्नल हर चीज देखो। एक्सटर्नल मतलब नेचुरल ड्रिंक, कोका कोला अभी कार्बोनेटेड ड्रिंक दे रहा था, फिर कोका कोला बोला नहीं, ये जो ड्रिंक्स होता है कार्बोनेटेड, इसको लोग आर्टिफिशियल बोलने लगे हैं, इससे लोग थोड़ा परहेज करने लगे, तो ये लोग नेचुरल ड्रिंक लाने का बात कर। सीजन, कोका कोला क्या हॉट ड्रिंक्स बनाता है, कॉफी बनाता है? नहीं। तो क्या विंटर सीजन में उसका काम चलेगा? नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कोका कोला हर जगह में प्रेजेंट है, ये इसका इंटरनल फैक्टर है। प्रमोशन कैसे करता है, स्कीम कैसे करता है? कोका कोला 2 लीटर पे 1 लीटर फ्री, ये स्कीम लाया तो अब ज्यादा लोग कोका कोला खरीदेंगे, जो इनका कॉम्पिटिटर को लेता था वो नहीं लेगा। पैकेजिंग कैसे हो रहा है, शो कैसे कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर क्या फैक्टर है? अच्छा, रिलीजियस गुरु, वो लोग को भी ये एक फैक्टर में इंक्लूड कर रहा है। हो सकता है रिलीजियस गुरु से एड कैंपेन करा रहा हो, बाबा राम रहीम से, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सारा ना कोका कोला का अंदर का और बाहर का फैक्टर्स। ऐसे तुम लोग किसी भी कंपनी का बना सकता है, मैगी का बना सकता है, नोकिया का बना सकता है, सैमसंग का बना सकता है, मारुति सुजुकी का बना सकता है। माइंड मैप किसी भी कंपनी का बनता है। एज चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है तुम लोग को कोई ऐसा पोजीशन पर रख दिया जाए कि फ्यूचर में तुमको माइंड मैप बनाना पड़े। एग्जाम में चांस ही नहीं है कि ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो ये खाली देखने के लिए। ओके, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे कि वाई इन्वायरमेंट एनालिसिस। इन्वायरमेंट एनालिसिस करने का जरूरत क्या है भैया? हम लोग को आप सिखाए हैं चेंज होते रहना है, स्ट्रैटेजी बदलते रहना है, परफॉर्मेंस जो डिक्लाइन हो रहा है उसको बेहतर करते रहना है। तो कैसे होगा? इन्वायरमेंट को एनालाइज करके। हम लोग इंपॉर्टेंस में भी सीखे ये चीज कि इन्वायरमेंट को जब एनालाइज करते हैं तो हम लोग एक अर्ली वार्निंग सिस्टम क्रिएट करते हैं कि कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ होने वाला होगा, मेरे को पहले ही पता। तो हम जितना भी खतरा है, थ्रेट है, उससे बच सकेंगे। हम स्ट्रैटेजी बना सकेंगे
कि जो थ्रेट आ रहा है, जो खतरा आ रहा है, उसको हम किस तरीके से अपने एडवांटेज के लिए यूज करें। ठीक है, अच्छा देखो ये सिंपल सा बात है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, हर फ्यूचर इवेंट को हम लोग एडवांस में एंटीसिपेट नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर देखे नहीं है, काफी मुश्किल है फ्यूचर को जानना, लेकिन ये हम लोग का रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करता है, लिख लो तुम लोग भी किताब में कि ये रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को जीरो नहीं करेगा, ये नहीं बोलेगा कि तुम फ्यूचर के हर इवेंट से बच रहे हो, मिनिमाइज कर देगा। फ्यूचर में कुछ आएगा तो उससे बचने का शक्ति मिलेगा हम लोग को, दैट्स इट। ठीक है, ओके। आज का लास्ट टॉपिक है पर्पस ऑफ एनवायरनमेंट एनालिसिस, जहां पे हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं ना, वो ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रेस वाला एरिया नहीं है, जितना लिखा रहे, जितना अंडरलाइन करे, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, ओके। एनवायरनमेंट एनालिसिस का पर्पस क्या होता है भैया? ऊपर भी तो हम लोग यही चीज पढ़े हैं, ऊपर हम लोग पढ़े इंपॉर्टेंस, जरूरी क्यों, पर्पस मतलब काम क्या है। सबसे पहले एनालिसिस करंट और पोटेंशियल चेंजेस का, एनालिसिस कि अभी क्या चेंज हो सकता है, फ्यूचर में क्या चेंज हो सकता है। सेकेंडली इन्वायरमेंट एनालिसिस जो है वो इनपुट देता है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, सिर्फ डाटा कलेक्ट करने से नहीं होगा, प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन भी बनाना पड़ता है। तो सेकंड स्टेज में इनपुट ले रहे हैं ताकि हम जो डाटा लिए हैं इनपुट का, उसको एनालाइज कर सके, उसको प्रोसेस कर सके और फ्यूचर में डिसीजन ले सके। थर्ड, इन्वायरमेंट एनालिसिस शुड फैसिलिटेट एंड फोस्टर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। इन्वायरमेंट एनालिसिस के कारण हम लोग स्ट्रैटेजिकली सोचना सीखते हैं, हम लोग का जो सोच होता है वो स्ट्रैटेजिकल होता है, हम लोग बेटर डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। 3 पर्पस है, पहला भैया एनालिसिस करते हैं करंट और पोटेंशियल चेंजेस के बाद, दूसरा भैया इनपुट लेते हैं ताकि हम लोग स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले सकें, तीसरा हम लोग का स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को फैसिलिटेट करता है, फोस्टर करता है। सो दैट्स इट, ये हमारा फर्स्ट क्लास था। नेक्स्ट क्लास हम लोग का बीसीके का कल होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई भी डाउट हो दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। बाय। और सबसे रिक्वेस्ट है सबको अपना वो फॉर्म साइन करवा लेना आज के आज।